ईरान एंड इसराइल के बीच वॉर की पॉसिबिलिटीज, एक तुलनात्मक एनालिसिस। आज हम वर्ड करेंगे एक अत्यंत सेंसिटिव टॉपिक पर, ईरान एंड इसराइल के बीच वॉर की पॉसिबिलिटीज। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रश्न है जो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें शामिल हैं दोनों देशों की मिलिट्री कैपेसिटी, उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन, इंटरनेशनल अलायंसेस एंड सबसे इंपॉर्टेंट उनकी पॉलिटिकल विल। आईसिस एनालिसिस में हम इन फैक्टर्स के गहन से जायजा लेंगे एंड यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ पूरी तरह से वरमेन जाने थे रिस्क लेंगे, एंड अगर यह होता है तो उसके क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। ईरान एक बड़ा एंड प्रभावशाली देश है जो मिडिल ईस्ट के बीचों बीच स्थित है। इसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड रिसोर्सेज इससे एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बनाते हैं। जब हम ईरान की मिलिट्री स्ट्रेंथ की वर्ड करते हैं तो हमें ये वर्ड ध्यान में रखनी होगी कि ईरान डिकेड्स से इंटरनेशनल सैंक्शंस का सामना कर रहा है। इसके बावजूद ईरान ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ईरान के पास तकरीबन 5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी शामिल हैं। इसके अलावा आयरनियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को IRGC, जो कि ईरान की एलीट फोर्स है, के पास अलग से 1,25,000 पर्सनल हैं। IRGC की यह जिम्मेदारी है कि वो ईरानी रेवोल्यूशन की रक्षा करे एंड देश के अंदर एंड बाहर दोनों जगह अपना प्रभाव बढ़ाए। ईरान की मिलिट्री स्ट्रेंथ सिर्फ उसके मैन पावर तक ही सीमित नहीं है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स दे एक बड़ा आर्सेनल भी है, जिसे वो इसराइल एंड मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस को टारगेट कर सकता है। ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है एंड अब वो ऐसे मिसाइल्स डेवलप कर चुका है जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। ईरान की ये मिसाइल कैपेबिलिटी इसराइल के लिए एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है एंड ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में इसराइल को हमेशा से चिंता रही है। ईरान की नेवल स्ट्रेंथ भी कम नहीं है। पर्शियन गल्फ में उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से आयरन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की पोजीशन में है, जहां से वर्ल्ड थे 1/3 ऑयल ट्रेड होता है। ईरान के पास सबमरीन्स एंड स्पीड बोट्स की एक बड़ी तादाद है, जिनसे वो इस वाटरवे को ब्लॉक कर सकता है एंड ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में केओस पैदा कर सकता है। ईरान की मिलिट्री की एक एंड खास वर्ड ये है कि वो असिमेट्रिक वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। ईरान अपने प्रॉक्सीज जैसे कि हेजबुल्लाह इन लेबनान एंड हाउथिस इन येमेन के थ्रू अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ लड़ा है। यह प्रॉक्सीज ईरान को यह फायदा देते हैं कि वो इनडायरेक्टली अपने दुश्मनों को डैमेज पहुंचा सके एंड इंटरनेशनल बैकलैश से बच सके। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए ये कहना गलत ना होगा कि ईरान एक फॉर्मिडेबल मिलिट्री पावर है। अब हम वर्ड करते हैं इसराइल की, एक ऐसा देश जो अपने साइज से कहीं ज्यादा बड़ा है। जब वर्ड आती है मिलिट्री पावर की, इसराइल के लिए नेशनल सिक्योरिटी कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। अपने अस्तित्व के शुरू से ही इसराइल को अपने नेबरिंग देशों से कई बार वॉर का सामना करना पड़ा है एंड इसी कारण वो वर्ल्ड की सबसे एडवांस्ड एंड केपेबल मिलिटरीज में से एक बन पाया है। इसराइल की मिलिट्री की सबसे बड़ी ताकत उसकी एयरफोर्स है, जिसको वर्ल्ड की सबसे एडवांस्ड एयर फोर्सेस में से एक माना जाता है। इसराइल के पास F-35 एंड F-16 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं, जिन्हें अमेरिका से लिया गया है। इसराइल ने इन फाइटर जेट्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी किया है, जिससे इनकी कैपेबिलिटीज एंड भी बढ़ गई हैं। एयर सुपीरियरिटी के मामले में इसराइल को ईरान पर एज है। इसराइल के पायलट्स हाईली ट्रेंड हैं एंड उनके पास एक्चुअल कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसराइल ने अपनी एयरफोर्स द इस्तेमाल कई बार अपने नेबरिंग देशों के खिलाफ किया है, जिसमें लेबनान एंड गाजा स्ट्रिप भी शामिल है। इसराइल की मिलिट्री की एक खास वर्ड यह है कि उसके पास एक सोफिस्टिकेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम आयरन डोम है। आयरन डोम को हमास एंड हेजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स के शॉर्ट रेंज रॉकेट्स एंड मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आयरन डोम ने कई बार अपनी कैपेबिलिटी साबित की है एंड इसराइल को रॉकेट अटैक से बचाने में कामयाब रहा है। इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, हालांकि इसराइल ने कभी भी ऑफिशियली इस वर्ड की कंफर्मेशन नहीं की है। एक्सपर्ट्स ने माना है कि इसराइल के पास 80 से 400 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिनको वो फाइटर जेट्स, मिसाइल्स एंड सबमरीन्स के थ्रू लॉन्च कर सकता है। इसराइल की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इसे मिडिल ईस्ट में एक फॉर्मिडेबल पावर बनाती है।
इसराइल की मिलिट्री की एक एंड खास वर्ड ये है कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। इसराइल ड्रोन, साइबर वॉरफेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में वर्ल्ड लीडर है। इसराइल अपनी टेक्नोलॉजी दे इस्तेमाल अपने ओपोनेंट्स पर इंटेलिजेंस गैदर करने, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिसरप्ट करने एंड उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए करता है। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए यह कहना गलत ना होगा कि इसराइल की मिलिट्री एक फॉर्मिडेबल फोर्स है। इसराइल की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, हाईली ट्रेन्ड पर्सनल and actual combat experience uses Middle East मायने के major military power बनाते हैं। जब हम ईरान एंड इसराइल के बीच पॉसिबल वॉर की वर्ड करते हैं तो ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। दोनों देशों के बीच की दूरी करीब 1000 माइल्स है, जो कि एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस की वजह से ईरान के लिए इसराइल पर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करना मुश्किल होगा। ईरान के पास ऐसे लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स नहीं हैं जो इसराइल तक जाकर अटैक कर सके, और न ही उसके पास ऐसी नेवल कैपेबिलिटी है कि वो इसराइल तक पहुंच सके। ईरान अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस जैसे हेजबोलाह को इसराइल के नजदीक इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट ग्राउंड इन्वेजन डिफिकल्ट है। हेजबोलाह के पास एस्टिमेटेड 1 लाख रॉकेट्स एंड मिसाइल्स हैं, जिनसे वो इसराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर को टारगेट कर सकता है। हेजबोलाह के पास ट्रेन्ड फाइटर्स भी हैं जो गेरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट हैं। हेजबोला की ये कैपेबिलिटी इसराइल के लिए एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है। इसराइल की स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी उसके लिए एक चैलेंज है। इसराइल एक छोटा सा देश है जो हॉस्टाइल नेबर से घिरा हुआ है। इसराइल के नॉर्थ में लेबनान है, जहां हेजबोला दे कंट्रोल है, ईस्ट में सीरिया एंड जॉर्डन है, एंड साउथ में गाजा स्ट्रिप है, जिसको हमास कंट्रोल करता है। इसराइल की यह स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसके लिए एक कांस्टेंट सिक्योरिटी थ्रेट है। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए यह कहना गलत ना होगा कि जियोग्राफी ईरान एंड इसराइल के बीच पॉसिबल वॉर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ईरान के लिए इसराइल पर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करना मुश्किल होगा, लेकिन वो अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस दे इस्तेमाल इसराइल को टारगेट करने के लिए कर सकता है। इसराइल की स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी उसके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि वो हॉस्टाइल नेबर से घिरा हुआ है। चैप्टर 4 टाइटल इंटरनेशनल सपोर्ट एंड डिप्लोमेसी वॉर के रूल्स को बदलना ईरान एंड इसराइल के बीच पॉसिबल वॉर के एनालिसिस में ई के एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरनेशनल सपोर्ट एंड डिप्लोमेसी। इसराइल को वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका द अनकंडीशनल सपोर्ट हासिल है। अमेरिका एंड इसराइल के बीच स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक टाइज हैं। अमेरिका इसराइल को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री एड देता है, एंड वो इंटरनेशनल फोरम्स में भी इसराइल से सपोर्ट करता है। अमेरिका के अलावा इसराइल को यूरोपियन यूनियन के कई देश एंड कुछ अरब देशों से भी समर्थन है, जो अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद उनके साथ अलायंस बना चुके हैं। यह अलायंसेस इसराइल को डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक लेवरेज देते हैं। इसराइल की स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल स्टैंडिंग इसे ईरान के एक खिलाफ पॉसिबल वॉर में एक फायदा देगी। दूसरी तरफ ईरान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत कम सपोर्ट हासिल है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड मिडिल ईस्ट में उसकी डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज की वजह से उस पर कई इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं। इन सैंक्शंस की वजह से ईरान की इकोनॉमी को बहुत डैमेज पहुंचा है। ईरान को रशिया एंड चाइना जैसे देशों से सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट लिमिटेड है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ईरान एंड इसराइल के बीच टेंशंस को कम करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। हावेवर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अब तक फेल्ड रहे हैं। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अदमंत है, एंड इसराइल ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से रोकने के लिए डिटरमिन्ड है। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए ये कहना गलत ना होगा कि इंटरनेशनल सपोर्ट एंड डिप्लोमेसी ईरान एंड इसराइल के बीच पॉसिबल वॉर के आउटकम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसराइल को पावरफुल कंट्रीज जो सपोर्ट हासिल है, जबकि ईरान इंटरनेशनल कम्युनिटी में आइसोलेटेड है। Chapter 5 टाइटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ वॉर। एक अनसर्टन फ्यूचर ईरान एंड इसराइल के बीच अगर वॉर होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस डेवास्टेटिंग होंगे। दोनों कंट्रीज के पास एडवांस्ड वेपन्स हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स, फाइटर जेट्स एंड साइबर वेपन्स शामिल हैं। वॉर की सूरत में दोनों कंट्रीज एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एंड सिविलियन पॉपुलेशंस को टारगेट करेंगे। इसराइल की सुपीरियर एयरफोर्स एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ईरान के प्रारंभिक अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। इसराइल की एयर स्ट्राइक्स तेहरान के न्यूक्लियर एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाने में सक्सेसफुल हो सकती हैं। हावेवर ईरान के पास भी काउंटर मेजर्स हैं। ईरान रिटेलिएट करेगा एंड अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स से इसराइल की सिटीज को टारगेट करेगा। ईरान अपने प्रॉक्सीज जैसे हिजबोला को भी यूज कर सकता है एंड इसराइल पर रॉकेट अटैक्स कर सकता है। वॉर से रीजनल इंस्टेबिलिटी एंड बढ़ेगी।
मिडिल ईस्ट में इन भी कंट्रीज वॉर में घसित हो सकते हैं। ऑयल प्राइसेस में तेजी से इंक्रीज होगी जिसका ग्लोबल इकोनॉमी पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। वॉर से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी पैदा होगी। मिलियंस लोग डिस्प्लेस्ड होंगे और उन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत होगी। वॉर किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ईरान एंड इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट को टॉक्स के थ्रू रिजॉल्व जाना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पीस प्रोसेस में कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। चैप्टर 6 टाइटल द लॉन्ग शैडो ऑफ वॉर। 1 लास्ट वर्ड ईरान एंड इजराइल के बीच वॉर की पॉसिबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसको ह्यूमन लाइटली में नहीं लेना चाहिए। यह एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसके दूरगामी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, न सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए। ह्यूमन यह वर्ड याद रखनी होगी कि वॉर किसी भी प्रॉब्लम दे हाल नहीं है। वॉर से सिर्फ डिस्ट्रक्शन एंड इंस्टेबिलिटी आती है। ईरान एंड इजराइल दोनों ही देशों के पास पावरफुल मिलिटरीज हैं एंड अगर ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ वॉर में घुस जाते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत टेरिबल होंगे। इस वॉर से न सिर्फ दोनों देशों के लोगों को डैमेज होगा बल्कि पूरी वर्ल्ड में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। ह्यूमन ये वर्ड समझनी होगी कि ईरान एंड इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ मिलिटरी मींस से सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके लिए डिप्लोमेसी, डायलॉग एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए अपना रोल प्ले करना होगा। ह्यूमन ऐसी पॉलिसीज को प्रमोट करना होगा जो पीस, स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन को प्रमोट देती हैं। ह्यूमन एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस को रिजेक्ट करना होगा एंड डायलॉग एंड डिप्लोमेसी को अडॉप्ट करना होगा। सिर्फ इसी तरह हम ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं एंड एक ऐसे फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं जहां पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हो। आउटरो टाइटल फॉरवर्ड द पाथ डायलॉग एंड पीस। यह था एक तुलनात्मक एनालिसिस ईरान एंड इजराइल के बीच वॉर की पॉसिबिलिटीज पर। हमने देखा कि दोनों देशों के पास पावरफुल मिलिट्रीज हैं एंड अगर यह दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ वॉर में घुस जाते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत टेरिबल होंगे। हमें यह वर्ड याद रखनी होगी कि वॉर किसी भी प्रॉब्लम से हल नहीं है। वॉर से सिर्फ डिस्ट्रक्शन एंड इंस्टेबिलिटी आती है। ह्यूमन ऐसी पॉलिसीज को प्रमोट करना होगा जो पीस, स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन को प्रमोट देती हैं। ह्यूमन एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस को रिजेक्ट करना होगा एंड डायलॉग एंड डिप्लोमेसी को अडॉप्ट करना होगा। आपके थॉट्स क्या हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें।